तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली आज हम लोग एक्चुअल बीएससी लेवल का जो है एटॉमिक फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, बीएससी लेवल का। तो आप लोग बिल्कुल होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए, अपनी अपनी आंखें पूरी तरीके से खोल लीजिए, अपने कान को भी खड़े कर लीजिए ताकि आप मेरी बातें पूरे होशो हवास में प्रॉपरली सुन पाए। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम ये हमारे चैप्टर का नाम है, द हाइड्रोजन एटम। चैप्टर का नाम ही है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है हाइड्रोजन एटम। अब बेसिकली हाइड्रोजन एटम ही क्यों पढ़ा जा रहा है, उसके पीछे की वजह यह है कि हाइड्रोजन एटम सबसे सिंपल एटम है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन एटम के साथ डील करना थोड़ा आसान है, इंटरेक्शंस आसान होते हैं, इंटरेक्शंस बड़े ही सिंपल से होते हैं। तो एक एटम के साथ डील करना थोड़ा इजी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के साथ डील करना इजी है। आगे जाके हम लोग मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स भी लेंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स भी लेंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, वो कम से कम थर्ड फोर्थ चैप्टर के बाद आएगा, जहां पे हम लोग डील करेंगे मैनी इलेक्ट्रॉन एटम से। और वहां पे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जब होते हैं तो उनके बीच में किस तरीके का इंट्रैक्शन होता है, कोई कपलिंग होती है, क्या होता है, कुछ तरीके की कपलिंग है, कोई इंट्रैक्शन है, कोई म्यूचुअल एक्सचेंजेस हैं, म्यूचुअल एक्सचेंजेस, म्यूचुअल इंट्रैक्शंस। ये सारी बातें जो है हम लोग स्टडी करेंगे तीसरे चौथे लेक्चर के, मतलब तीसरे चौथे चैप्टर के बाद, लेक्चर के बाद में। अभी तो ये वाला ही जो बेसिकली टॉपिक है, इट्स ह्यूज एंड इसको ही कम से कम 5 से 6 लेक्चर जा सकते हैं इजीली। इसका जो हम डेरिवेशन देखने वाले हैं, बेसिकली वो डेरिवेशन खुद 3-4 लेक्चर्स के बराबर होता है, बट मैं कोशिश करूंगा उसको 2 या 2 लेक्चर्स के अंदर ही कंप्रेस, मतलब पूरा उसको कर दूं, कंडेंस कर दूं। बट आई विल नॉट स्किप थिंग्स, आई विल टेक थिंग्स स्लोली फॉर यू गाइज। सो आसान रहे ऐसा मैं कुछ करने वाला हूं, आपको ये आसान लगे। तो बेसिकली जैसे सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए, है ना, आशिकी मूवी में जो गाना आया था, तो बेसिकली वो गाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गाना है। तो जैसे सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए, वैसे श्रोडिंगर इक्वेशन की जरूरत है एटॉमिक फिजिक्स के लिए। तो ये उस गाने का अगली लाइन है। ठीक है, सो समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो फिजिक्स वालों का गाना है ये। तो श्रोडिंगर इक्वेशन ये बिल्कुल वही काम करती है, वही रोल प्ले करती है क्वांटम मैकेनिक्स में जो रोल प्ले करती हैं न्यूटन की इक्वेशंस, न्यूटन की इक्वेशन, न्यूटन के लॉज इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो न्यूटन के लॉज हैं, तो बेसिकली मतलब मैं बहुत बेसिक लेवल का बता रहा हूँ, एक्चुअल में तो जो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, इसका अगर थोड़ा मतलब कंपैरिजन अगर देखा जाए, प्रॉपर कंपैरिजन, तो वो लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन के साथ है इन क्लासिकल मैकेनिक्स। वो अभी आप लोगों का हुआ नहीं आई गेस, बट एनीवे क्या करें, थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, सिलेबस पेपर्स भी अलग अलग हैं, तो सीक्वेंस नहीं रहता, सीक्वेंस बना हुआ नहीं रहता है। बट क्लासिकल मैकेनिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सेकंड सेम में, सेकंड सेम इन द सेंस 6th सेम में, आप लोग का जो फाइनल सेमेस्टर है उसमें आप लोगों को क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा। वहां पे आप लोग को लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन से इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। तो मेरा मानना ये कि आप लोगों ने अभी तक हैमिल्टोनियन तो सुना नहीं होगा, सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। सो लिसन, किसी ने अगर आपसे पूछा कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है। श्रोडिंगर इक्वेशन इज वेरी सिंपल। आई थिंक दिस पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर, राइट, है ना? पॉज कीजिए उसको, स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। ओके, तो बेसिकली मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए पहले से थोड़ा सा कुछ लिख के रखा हुआ है, तो सब लोग ध्यान देंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन ये क्या होती है? अगर किसी ने आपसे सवाल पूछा कि भैया क्या है श्रोडिंगर इक्वेशन, तो बहुत ही आसान है। श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो होती है H psi इक्वल्स टू E psi। H psi, इसे psi कहते हैं, psi, PSI, psi। और psi किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अरे psi तो नाम है खाली, इस चीज का सिंबल का नाम है, जैसे इसका नाम है E, इसका नाम है H, लेकिन ये रिप्रेजेंट तो कुछ और कर रहे हैं ना। तो H रिप्रेजेंट करता है हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम को, psi रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन। अब कोई बोलेगा कि सर ये वेव फंक्शन क्या बवाल है, क्या चीज है वेव फंक्शन? लिसन, वेव फंक्शन पूरी की पूरी हिस्ट्री है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। वेव फंक्शन एक इमेजिनरी चीज है, वेव फंक्शन एक्चुअल में होता नहीं। वेव फंक्शन एक इक्वेशन है, एक मैथ्स है। वेव फंक्शन डायरेक्टली कोई जानकारी नहीं देता है, लेकिन बॉर्न इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, बॉर्न, मैक्स बॉर्न करके एक साइंटिस्ट था,
उसके इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने साई स्क्वायर लिया, साई स्क्वायर, साई अपने आप में कुछ नहीं है, वो एक इमेजिनरी चीज है, बट जो साई स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो साई स्क्वायर की मदद से कोई इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलता है, कहां पे है इस वक्त, कहां पे प्रेजेंट है, वो आप पता लगा सकते हैं। साई की मदद से, साई स्क्वायर की मदद से कोई इलेक्ट्रॉन किसी रीजन में उसके होने का चांस कितना है, किसी रीजन में उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप उसका पता लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? साई अपने आप में कुछ नहीं है, साई वेव फंक्शन है, साई एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, साई अपने आप में कुछ नहीं है। साई से इलेक्ट्रॉन के बारे में डायरेक्टली कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन साई स्क्वायर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन किस रीजन में प्रेजेंट होने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो डिनोट करता है। तो साई डिटरमाइन करता है फ्यूचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन या पास्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द प्रेजेंट, आप ऐसे कह सकते हैं। तो साई के अंदर सारी जानकारी छुपी हुई है। तो साई इज अ वेव फंक्शन, साई इज अ वेव फंक्शन, इसको याद रखेंगे, साई वेव फंक्शन है। तो जैसे बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन के जो लॉज होते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन के जो लॉज होते हैं वो भविष्य बताते हैं कि पार्टिकल, फ्यूचर बताते हैं कि पार्टिकल कहां जाएगा, कैसे जाएगा, कितनी स्पीड से जाएगा। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन के लॉज काम आते हैं, वैसे क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन काम आती है। और हम लोग अब इस वक्त एटम का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं, एटम को हम क्वांटम मैकेनिकली पढ़ रहे हैं, तो श्रोडिंगर इक्वेशन यहां पे काम आएगी। श्रोडिंगर इक्वेशन आपने देखी होगी अब इससे पहले सेकंड ईयर बीएससी में, तो बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन होगी। आपके लिए हम लोगों ने उसे कंडेंस कर दिया बहुत ही शॉर्ट में, एच साई इक्वल टू ई साई। सो एच है हैमिल्टोनियन, ये एक ऑपरेटर का नाम है, ऑपरेटर है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग ऑपरेटर से डील करते हैं। साई जो है वेव फंक्शन है, ई जो है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, अगेन साई वो आपको पता ही है वेव फंक्शन। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है उसकी शक्ल कैसी है, तो इसे याद कर लेंगे, आंख बंद कर लीजिए और दिमाग में घुसा लीजिए, कान खोल लीजिए। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? एच की जो वैल्यू है, एच का जो फॉर्म है वो क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। जहां पर जो एच क्रॉस है, एच क्रॉस, इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट होता है एच, उसको 2 पाई से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाता है रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। तो रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट की यहां पे आप वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि 1.05 समथिंग आती है, 1.05 समथिंग समथिंग इंटू 10 टू माइनस 34। m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। हम यहां पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, न कि रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। दरअसल जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है प्रोटॉन के अराउंड, तो प्रोटॉन भी गोल गोल घूमना स्टार्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो प्रोटॉन भी घूमेगा। तो हमें तो एक्चुअल में क्या करना चाहिए, इसे टू बॉडी प्रॉब्लम कंसीडर करना चाहिए, टू बॉडी प्रॉब्लम, और फिर सिस्टम का रिड्यूस्ड मास निकालना चाहिए। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या है? रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी छोटी आती है, इसलिए इसका नाम है रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। दोनों में से हल्का कौन है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से हल्का कौन है? प्रोटॉन तो भारी है, इलेक्ट्रॉन हल्का है। लिसन, 1836 इलेक्ट्रॉन का मास बनेगा प्रोटॉन का मास, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2000 इलेक्ट्रॉन लोगे तब जाके एक प्रोटॉन के जितना वजन आएगा। वजन नहीं बोलते हैं, वजन तो फोर्स है, वेट है। मास, मास, मास को हिंदी में वजन नहीं कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। एनीवे, सो लिसन वेरी केयरफुली, सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अब ये खोपड़ी में बातें घुस रही जो मैं कह रहा हूं। प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इनफाइनाइट तो नहीं है ना प्रोटॉन का मास, इनफाइनाइट तो नहीं है ना। तो एक्चुअली हमें रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम लेना चाहिए, लेकिन हमारी लाइफ हमको आसान बनानी है, इसलिए हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोटॉन इनफाइनाइटली हैवी है, प्रोटॉन हिल नहीं रहा। जब प्रोटॉन हिल नहीं रहा तो ये वन बॉडी प्रॉब्लम ही है और आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे केस में, हाइड्रोजन एटम के केस में। डेल स्क्वायर ये लैप्लासियन ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर, डेल स्क्वायर ऑपरेटर इज लैप्लासियन ऑपरेटर। और v क्या है? v है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लिसन, क्वांटम मैकेनिक्स में
हम लोग हमेशा पोटेंशियल 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 बोलते हैं, बट इस चीज के डायमेंशन अगर आप चेक करोगे ना, इट इज नॉट पोटेंशियल के डायमेंशन, इट इज अ डायमेंशन, इट हैज अ डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा फर्क होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग बहुत ही लेजी हो जाते हैं, बहुत ही आलसी हो जाते हैं, और वो एनर्जी वर्ड जो है ड्रॉप कर देते हैं, सिर्फ पोटेंशियल बोलते हैं, बट पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सारे टर्म्स श्रोडिंगर इक्वेशन में आपको समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए इसको उठा के, एच को उठा के हम यहां पे डाल देते हैं। तो हम जब एच में डाल देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। इज इट करेक्ट? अरे भाई साई है, एच की जगह पे ये पूरा टर्म डाल दिया, तो ये जो साई है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, साई से भी मल्टीप्लाई होगा, साई से भी मल्टीप्लाई होगा, साई से भी मल्टीप्लाई होगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, मिस्टर शादाब आप ध्यान दे रहे हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब जो डेल स्क्वायर ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर, लैप्लास वाज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। न्यूटन के मरने के कुछ साल के बाद ये पिक्चर में आता है, लैप्लास इज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। ही वॉज अ कोर्टियर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के कोर्ट में एक साइंटिस्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट एक डिक्टेटर था फ्रांस का, फ्रांस का डिक्टेटर, फ्रांस का एक राजा मान सकते हैं उसको फिलहाल। तो फ्रांस के राजा के कोर्ट में था लैप्लास। तो लैप्लासियन ऑपरेटर का अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग फॉर्म है। तो देखो इधर देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है ना। इंपॉर्टेंट वाले तो 3 ही हैं, बाकी बनाने को और भी बनाए जा सकते हैं, और बने भी हैं, लोगों ने टाइम पे बनाए हैं, बट ये 3 ज्यादा पॉपुलर है, और इससे हमारी दुनिया का डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। द 3 डायमेंशनल वर्ल्ड दैट वी थिंक ऑफ, उसका डिस्क्रिप्शन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कंप्लीट हो जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं XYZ, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं R थीटा फाई, और सिलेंड्रिकल पोलर होते हैं रो फाई Z। हमें एटम का जब पढ़ाई करनी है तो इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है, कौन सा यूज करना चाहिए? जब हमें एटम की पढ़ाई करनी है तो इन तीनों में से कौन सा यूज करना चाहिए? हमें स्फेरिकल पोलर यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एटम जो है स्फेरिकल है। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि बीच में न्यूक्लियस है बैठा हुआ, सन की तरह बैठा हुआ है, और आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं प्लैनेट्स की तरह। ये कैसा शेप है? स्फीयर। तो स्फेरिकल पोलर यूज करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि XYZ के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो लैप्लासियन ऑपरेटर ये है, dou 2 by dou x स्क्वायर, dou 2 by dou y स्क्वायर प्लस dou 2 by dou z स्क्वायर। इसे डो कहते हैं, ये जो सिंबल है इसे डो कहते हैं, या डेबा भी कह सकते हैं, डेबा, बट डेबा बोलने में क्या जबान मेरी लड़खड़ाती है, तो मैं इसे डो कहता हूं, डो। तो dou 2 by dou x स्क्वायर प्लस dou 2 by dou y स्क्वायर प्लस dou 2 by dou z स्क्वायर। अब आ जाते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, देखते हैं इसकी वैल्यू। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल जाता है। आई होप कि आप लोगों ने SY BSc अच्छे से पढ़ाया है, तो आपको सेकेंड ईयर BSc में 14th स्टैंडर्ड में ये डेरिवेशन है। इससे कैसे जाते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, वो आपको सिखाया गया है। सो लिसन, इधर देखो, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, आंसर मतलब इक्वेशन लिख रहा हूं। 1/r स्क्वायर डो बाई डो R स्क्वायर डो बाई डो R, ये पहला टर्म है। 1/r स्क्वायर डो बाई डो R स्क्वायर डो बाई डो R। दूसरा टर्म 1/r स्क्वायर साइन थीटा डो बाई डो थीटा साइन थीटा डो बाई डो थीटा। फिर तीसरा टर्म 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डो 2 बाई डो फाई स्क्वायर। दैट्स इट। इसको थोड़ा सिमेट्रिक बनाने के लिए लेट मी राइट डो बाई डो फाई, ब्रैकेट में भी डो बाई डो फाई, तो डो 2 बाई डो फाई स्क्वायर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? बहुत ही बचकाना है ये, बहुत ही ईजी है। इधर देखिए ध्यान से, यहां पे नीचे R स्क्वायर है, इसमें अंदर भी R स्क्वायर है। 1/r स्क्वायर डो बाई डो R स्क्वायर डो बाई डो R। यहां पर एक साइन थीटा बढ़ गया, तो यहां पे भी आप साइन थीटा ले लीजिए, बट यहां पे R मत लेना। क्यों मत लेना? क्योंकि लिसन,
ये देखो थीटा है ना, तो थीटा के ही टर्म्स अंदर आएंगे, ठीक है। सो 1/r² sin थीटा, तो sin थीटा आया ना एक्स्ट्रा, मतलब एडिशनल आया ना, sin थीटा से डाल दो, हाँ के ना। अब लिसन, इधर देखो लास्ट 1/r² sin² थीटा, यहां पे एक और sin थीटा आ गया, लेकिन इसके ब्रैकेट के अंदर ना तो आप r के टर्म्स लेंगे ना तो आप थीटा के टर्म्स लेंगे, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो r² था तो यहाँ पे r² है, यहाँ पे sin थीटा आ गया, यहाँ का r² तो नहीं रहेगा, सिर्फ sin थीटा रहेगा, sin थीटा, क्योंकि थीटा का टर्म है ना अंदर रहेगा, r का टर्म नहीं रह सकता। यहाँ पे r² sin² थीटा है, अरे एक sin थीटा और बढ़ गया तो भी क्या हुआ, ना r ले सकते ना थीटा ले सकते अंदर, तो ये ऐसा ऐसा हो जाता है। और ये फाइनली इसकी शक्ल कैसी हो जाती है, δ2/δ φ²। आई होप ये बातें आप सभी को समझ में आ रही है। तो ये है आपका कार्टेशियन नहीं, लैप्लासियन, नॉट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बल्कि इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपका डेल स्क्वायर ऑपरेटर है, डेल स्क्वायर, ये जो लैप्लासियन ऑपरेटर है, इसका ये जो सिंबल है, इस सिंबल का नाम डेल है ना, तो डेल स्क्वायर्ड ऑपरेटर कार्टेशियन में ऐसा दिखता है, स्फेरिकल पोलर में ऐसा दिखता है। सिलेंड्रिकल पोलर में थोड़ा और अलग दिखेगा, बट वहां में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इतना काफी हमारे लिए। सो इसे आप हमेशा हमेशा के लिए रट लेंगे, याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत जरूरी है, काम आएगा पूरे के पूरे हमारे एटॉमिक फिजिक्स के कोर्स में। इट इज गोइंग टू बी यूज्ड स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वी आर गोइंग टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो सब लोग इसको याद कर लेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब आइए श्रोडिंगर इक्वेशन अच्छे से लिखते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन अच्छे से लिखते हैं। ओके, सो लिसन, -h×2/2m था, हाँ क्या ना, था ना। यहां पे क्या था, डेल स्क्वायर साइ प्लस वी साइ इज ई साइ, ये था क्या नहीं था। अब चीजों को यहां पे थोड़ा फेरबदल करेंगे, थोड़ी हेराफेरी करेंगे। सो लिसन, -h×2/2m डेल स्क्वायर साइ एज इट इज, ये आ जाएगा आपका -e-v साइ इक्वल्स टू 0। ये कैसे हुआ, ये इधर जाएगा तो v साइ माइनस ई साइ बनेगा, मैंने माइनस बाहर पुल कर लिया, तो e माइनस वी हो जाएगा। अरे ये e यहां गया तो ये v माइनस ई हो गया ना, अरे v प्लस में और e माइनस में तो v माइनस ई हो गया, मैंने माइनस बाहर खींच लिया तो e माइनस वी हो गया। करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट है, हाँ क्या ना। अब मल्टीप्लाइंग, ध्यान से मल्टीप्लाइंग, थ्रू आउट बाय, किससे मल्टीप्लाई करना, देखो -2m/h²। ये मैं -2m/h² से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस माइनस को पहले तो भगाना है, माइनस माइनस है ना, पहले तो माइनस को भगाना है। दूसरी बात, ये जो डेल है ना, डेल इसे अकेला करना है, क्योंकि डेल स्क्वायर की वो वैल्यू जो है ना, अरे वो वैल्यू उसे मैं यहां डाल सकूं, तो डेल स्क्वायर को अकेला करना है। तो जब आप 2m/h² से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 2m कैंसिल, h² कैंसिल, तो यहां पे सिर्फ डेल स्क्वायर साइ बचेगा, डेल स्क्वायर साइ। अरे भाई हाँ क्या ना, सभी लोग समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूं। सो यहां डेल स्क्वायर साइ बचेगा, डेल स्क्वायर साइ माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, +2m/h² e - v साइ इक्वल्स टू 0। इज इट राइट? अरे थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो गया ना 2m/h² से। अब v इक्वल्स टू क्या है, लिसन, आप लोगों ने 11th 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, कूलम्स पोटेंशियल पढ़ा था, कूलम्स लॉ, कूलम का फोर्स, कूलम का फील्ड। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, जब भी एक प्लस और एक माइनस मतलब होते हैं, एक प्लस, सुनो
पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हो, प्लस और माइनस की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हो? इट वॉज वेरी इजी, लिसन, इट वॉज डैम इजी। 1/4πε0, both the markers are not working। 1/4πε0, याद आ रहा है? ऐसा कुछ था। What the hell man? 1/4πε0 प्लस E इंटू -E/R। अरे याद आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? ये प्रोटॉन का है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही तो है ना हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में कौन है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और उनके बीच में गैप कितना है? R है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। सो V इक्वल्स टू -E²/4πε0R। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h×2, और ये इसके अंदर आएगा ना ये, तो E माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पे प्लस E²/4πε0R। इज इट राइट? इंटू साई इक्वल्स टू 0। इज इट करेक्ट? अब यहां पर हम डेल स्क्वायर जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। जो डेल स्क्वायर की जो वैल्यू है अब हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। थोड़ा मार्कर लाइट हो गया है ना, जब तक आप इसे कॉपी कर लीजिए।